तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपने उत्तराखंड की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड। तो टॉपिक का नाम है जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन। कहाँ की? अपने उत्तराखंड की। इस टॉपिक के कुछ छोटे छोटे से हिस्से करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक पार्ट हम लोग देखेंगे अपनी इस टॉपिक में पॉपुलेशन का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री। ठीक है, एक हिस्ट्री देखेंगे। जब हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस हिस्ट्री के भी हम लोग दो डिवीज़न करेंगे। दो डिवीज़न कैसे? एक तो हम लोग देखेंगे तुलना या फिर कंपैरिजन। और कंपैरिजन भी किस चीज़ में? दो चीज़ों में देखेंगे। एक जो हमारे यहाँ पर पूर्व काल रहा है, पूर्व काल के अंदर हम एंशियंट टाइम वाला रीजन देखेंगे। और एक लास्ट जो करंट में अभी हमारे यहाँ पर वर्तमान चल रहा है, जो प्रेजेंट हम लोग देखते हैं। इसमें एक कंपैरिजन करेंगे तो हमको एक समझ बनेगी, अच्छा पहले ये चीज़ हुआ करती थी, अब इस टाइप से देखने को मिल रहा है। वहीं इसी पोर्शन के अंदर फिर हम एक छोटा सा सब डिवीज़न करेंगे और वो सब डिवीज़न होगा हमारा अप्रॉक्स 1000 BC से और 2011 तक का। एक पार्ट हम लोग इसका एक इतिहास क्रम देखेंगे कि कौन कौन से दौर में जनसंख्या या पॉपुलेशन पर कब कब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, कब कब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जब हम लोग एक मोटी समझ ले लेंगे अपने पॉपुलेशन के ग्राफ को लेकर के, देन फिर हम बात करेंगे इसके अंदर पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित या फिर फैक्टर दैट अफेक्ट्स पॉपुलेशन, प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स देखेंगे हम लोग, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं सीधे सीधे। जब हम लोग ये चीज़ देख लेंगे, एक इतिहास की समझ हो जाएगी, तो फिर हमको डेटा के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। अब वो डेटा कैसा? तो हम यहाँ पर 1901 से 2011 तक जो उत्तराखंड की जनसंख्या का एक डेटा है, उस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इन दो चीज़ों के बेस पर। और इसके हम करेंगे टोटल 4 डिवीज़न, 4 डिवीज़न करेंगे। और ये जो 4 डिवीज़न होंगे ये लगभग 30-30, 40-40 साल के गैप पर देखने को हम लोग इसको डिवीज़न करेंगे। जब ये सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे हम अपने करंट 2011 की जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ सेंसस डेटा है, उसके बेस पर फिर हम यहाँ पर टॉपिक निकालेंगे। और टॉपिक कैसे निकालेंगे? हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी कैसी है। वो डेंसिटी समझ में भी आएगी, अच्छा इतनी ही क्यों है, और जगह तो घट रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर ऐसे क्यों है, वो इसके बेस पर समझ में आएगा। देन फिर हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, इसी ही सब पार्ट के अंदर उठा करके देख लेंगे। फिर इसी के अंदर ही हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। ये समझनी हम लोगों के लिए और आसान हो जाएगी। इसी के अंदर फिर हम लोग जब ये चीज़ देख लेंगे तो दो पोर्शन पर काम करना और आसान हो जाएगा। एक जनपद, डिस्ट्रिक्ट बेस, और तहसील। जनपद पर देखने को आसान से, मतलब हम लोग इसके ऊपर आसानी से
फिर काम कर सकेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या डेंसिटी का ग्राफ रहा है, कहाँ लिटरेसी, उसके सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ सेक्स रेशियो इस वजह से कम है या ज़्यादा है, वो सब चीज़ देखने को मिलेगी। फिर इन सब को कंबाइंडली हम एक पॉइंट के अंदर पिरो देंगे, जो होगा हमारा अर्बन और रूरल जनसंख्या, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में। ये सब चीज़ निचोड़ हम जब सब जो है इसके अंदर उठा करके रख देंगे। और यहीं से एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग निकाल देंगे, हमारे यहाँ पर धार्मिक जनसंख्या का जो डेटा है, जो रिलीजियस पॉपुलेशन डेटा है। तो कुल मिलाकर के टॉपिक देखने में एक है, लेकिन इस टॉपिक के छोटे छोटे सब पार्ट हम करेंगे तो हमारी समझ आसानी से बनेगी और रटने वाला पार्ट आपसे हो जाएगा दूर। अब एक चीज़ ध्यान से सुने, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंसी ये बताती है कि प्री में आज तक ऐसा कोई ईयर नहीं गया है जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, और मेंस में भी ऐसा आज तक का दौर नहीं गया है जहाँ से इस टॉपिक से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन ना आया हो। इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए आज भी इतना रिलेवेंट, इतना इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आप लोग इसको बड़ी ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो इसके सबसे पहले वाले पोर्शन पर हम पहुंचते हैं, जो हमारा है इतिहास या फिर हिस्ट्री। और हिस्ट्री भी किस चीज़ की? पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। तो इसके अंदर हम दो सब डिवीज़न कर लेते हैं। एक तो हम कर लेते हैं कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किस चीज़ का करें? तो कंपैरिजन हम करेंगे दो चीज़ का। एक तो हम करेंगे एंशिएंट टाइम का, जो हमारे यहाँ पर पूर्ववर्ती समय काल रहा है, उसमें देखेंगे कि किस तरीके का सिस्टम था। और दूसरा हम लोग देखेंगे प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो एक हिस्से में हम लोग इसको ये तोड़ करके देखेंगे, वहीं इसका एक जो दूसरा पार्ट होगा, उस दूसरे पार्ट में हम लोग शासन व्यवस्था के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर डिवीज़न करेंगे। और डिवीज़न भी क्या करेंगे, एक तरीके से छोटे छोटे से बहुत सारे डिवीज़न निकालेंगे। जैसे हम 1000 BC से और लगभग 1000 BC से 200 AD तक का टाइम देखेंगे। देन फिर 200 AD से और लगभग 400 AD तक का टाइम देखेंगे। फिर इसके अंदर लगभग 400 AD से और कंप्लीट जब हम लोग कार्तिकेय पूरे राजवंश तक का आगे तक का इतिहास देखते हैं, तो लगभग राउंड फिगर में 1000 AD तक का एक सिनेरियो इसके अंदर देखेंगे। इसी के अंदर फिर 1000 से और लगभग 1815 तक का एक दौर देखेंगे, जब बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर चीज़ें ग्रोथ करेंगी। सॉरी, ये दौर दो हैं, यहाँ से दो पार्ट निकलेंगे। एक 1791 तक का देखेंगे एंड देन एक छोटा सा 71 से और 1815 तक का एक पार्ट अलग देखा जाएगा। और फिर 1815 से सीधा 2011 तक का एक अलग पार्ट। अब आप सोचोगे ये इतने अलग अलग कैसे? इन सब में कुछ ना कुछ कार्य हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है। आपकी समझ बनेगी, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इस समझ के बेस पर आप मेंस में अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। इवन प्री भी में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। प्री का डेटा तो आप मैक्सिमम देखेंगे ही आगे। तो बात यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले
जो पूर्व समय काल हमारे यहाँ पर रहा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप साथ साथ में इसके नोट्स प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो पूर्व समय काल रहा है, जो एंशिएंट टाइम रहा है, जो एंशिएंट टाइम रहा है। कॉमन सेंस सी बात है, दो चीज़ों के बेस पर हम इस काल को देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं प्रकृति, दूसरा हम लोग देखते हैं मानव, इंसान, नेचर एंड जो ह्यूमंस है। जब प्रारंभिक काल में हम लोग देखते हैं तो उस दौरान जनसंख्या बहुत कम थी, नाम मात्र ही थी अगर आज से कंपैरिजन देखा जाए। और वहीं अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, हम प्रकृति के बारे में बात करें, तो प्रकृति बहुत ज़्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम का जो मानव था, वो मानव प्रकृति पर सीधा सीधा डायरेक्ट निर्भर था। डायरेक्ट क्या था, उसके ऊपर डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा थी। और इस निर्भरता के वजह कारण क्या हम समझते हैं, इस निर्भरता को, डिपेंडेंसी को हम दो पार्ट में समझते हैं। एक तो उसकी खाने की जो ज़रूरत थी, जो उसकी फूड या फिर जो उसका भोजन था, उसकी भोजन की डिपेंडेंसी पूरी कंप्लीटली उसके ऊपर थी। और दूसरा जो उसका रहना था, जो उसकी हैबिटेट से, वो भी कंप्लीट इसी के ऊपर निर्भर था। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो इस निर्भरता को, ये अगर इस निर्भरता का ग्राफ देखा जाए तो एंशिएंट टाइम में ये नेचर से इतना करीब था कि इस नेचर की पूजा अर्चना पूरी तरीके से करना शुरू कर देता है, क्योंकि यही नेचर इसको हर चीज़ प्रोवाइड करा रही है। और फिर धीरे धीरे ये जो इंसान, ये जो मानव था, इस मानव का भोजन करने का तरीका, लिविंग स्टाइल धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता या फिर बदलता चला गया, बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे ये टाइम चेंज होता चला गया। और अगर इसको दोबारा से आज के टाइम में आप कंपैरिजन इसका करना चाहो प्रकृति और मानव का, तो आज प्रकृति डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर, मानव के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने इस प्रकृति के संसाधन या रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया, दोहन किया। दोहन करने का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत नुकसान पहुंचाया नेचर को। और उस नेचर के प्रभाव आप देख भी रहे हैं, क्या, टेम्परेचर हाई हो जाना, बाढ़ का एकदम अचानक से आ जाना, बादल फट जाना, ये सब क्या है, डिसबैलेंस ही तो हमको देखने को मिलता है। हीट वेव्स इतनी बहुत तेज़ी के, मतलब बहुत खतरनाक लेवल पर चल रही हैं। आप देखते हैं अमेरिका के अंदर, आप लोग अब इंडिया के अंदर मई जून का जो टाइम है, हीट वेव्स का प्रकोप इतना, मतलब पहले कंपैरिजन में देखने को मिले तो इतना देखने को शायद नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जलवायु है, हमारी जो क्लाइमेट है, उसका डिसबैलेंस हुआ है। और उस डिसबैलेंस के पीछे अगर ध्यान से कारण जानने की कोशिश आप करें तो कहीं ना कहीं ये इंसान, ये मानव ही है। अगर हम आज के टाइम में इस इंसान की निर्भरता की बात करें, डिपेंडेंसी की बात करें, तो इस डिपेंडेंसी के दो चीज़ को आप वहीं से अगर कंपैरिजन करें, एक रहना, अब हम गुफाओं में तो रह नहीं रहे, या अब हम लोग पेड़ के नीचे तो रहते नहीं है, या पेड़ के ऊपर तो रहते नहीं है। अब हम लोगों ने रहने का सिस्टम पहले के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। तो एक डिपेंडेंसी तो हमारी हट गई, सीधी सी बात है, हट गई। वहीं दूसरा, अगर हम लोग फूड, भोजन की बात करें, तो भोजन में जैसे पहले डिपेंडेंसी नेचर पर ज़्यादा थी, हम फूल पत्तियों को देख रहे हैं, हम फलों के ऊपर निर्भर हैं, हम गुफाओं के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग उनके पेड़ पत्तों का सहारा ले रहे हैं।
मैक्सिमम जो चीज़ हुआ करती थी वो मैक्सिमम पूरी नेचर थी, चाहे वो मांस क्यों ना हो, चाहे वो फूल सब्जी पत्ती क्यों ना हो। और आज इंसान ने अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैन मेड तैयार कर दी। मैगी खाओ 2 मिनट में, पेट की भूख को मिटाओ। ये क्या चीज़ है? जहाँ कभी पहले आपको भूख लगती थी वहाँ आप बोलते थे रोटी है क्या, सब्जी है क्या, कई आम है क्या, ये क्या है? वो नेचुरल चीज़ दिखा रहे हैं। और आज 2 मिनट में मैगी खाओ और भूख मिटाओ। ये सब चीज़ क्या दिखा रहा है? धीरे धीरे डिपेंडेंसी हमारी हटती जा रही है। और अगर डिपेंडेंसी आपकी यहाँ से और यहाँ से हटती चली जाएगी तो आप इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे जो अभी देखने को मिल रहा है, समझे? और मैं आपको ये चीज़ ही इतनी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप उस रीजन में रहते हैं, आप उस रीजन में रहते हैं जिसका अप्रॉक्स 90% पार्ट हिली है। अप्रॉक्स कहने का मतलब सीधा सीधा ये 86.7% के आसपास है। हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी अगर क्षेत्र है, रीजन है, तो उस पहाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी, प्राकृतिक संपदाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट सीधा सीधा कोरिलेट आपसे है। आपसे कहने का मतलब मैं उत्तराखंड की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो और बाकी का जो बचा हुआ बहुत कम पार्ट है, 23.9 के आसपास या 24% मान लेते हैं उसको, के आसपास का जो रीजन है वो क्या है? हमारा प्लेन रीजन है। तो कहने का मतलब नेचुरल जो जगह है हमारे यहाँ पर उसकी संख्या ज़्यादा है, या फिर वो हैबिटेट्स जो जहाँ पर हमारे ज़्यादा होने चाहिए वो रीज़न हमारे यहाँ ज़्यादा है। और वहाँ पर डिपेंडेंसी आपकी धीरे 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 कम हो रही है। तो फिर आप शिफ्ट कहाँ होंगे? जहाँ पर आप उस नेचर से इतना ज़्यादा सीधा सीधा संबंध नहीं रख रहे हैं। दैट्स वाई हमारे उत्तराखंड के अंदर अगर पॉपुलेशन को ठीक से देखा जाए तो पहाड़ों के कंपैरिजन में मैदानी क्षेत्रों में पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें, देखो ये बहुत छोटी बेसिक्स चीज़ें मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ ताकि आगे जो हम बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे उसको समझने में आसानी हो। अब मैं आपको इस चीज़ का एक एग्जाम्पल बताता हूँ 2011 से। अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं 2011 से एक कंपैरिजन बताता हूँ। 2011 में अगर हम लोग उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन देखें तो उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 100,86292 है। अगर 2011 की पॉपुलेशन ग्राफ हम लोग देखें और इस पॉपुलेशन ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि हमने उत्तराखंड के 2 डिवीज़न किए हैं। 2 डिवीज़न क्या है? एक गढ़वाल डिवीज़न है और एक कुमाऊं डिवीज़न है। और गढ़वाल डिवीज़न में अगर हम देखें तो टोटल 58.1% हमारी पॉपुलेशन, वहीं कुमाऊं डिवीज़न में अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्स 41.9% हमारी पॉपुलेशन। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर गढ़वाल रीजन का जो क्षेत्रफल या फिर एरिया है वो ज़्यादा है किसके? कुमाऊं के कंपैरिजन में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप वो मैदानी क्षेत्र, वो मैदानी रीजन भी तो आप काउंट करें जो गढ़वाल रीजन में देहरादून और हरिद्वार की बेल्ट में देखने को मिलते हैं। और यहाँ आप सिर्फ उधम सिंह नगर की एक बेल्ट में देख रहे हो वो मैदानी रीजन, आप वो भी चीज़ एनालाइज कीजिए। वहीं अगर हम इस पॉपुलेशन को देखें तो इस पॉपुलेशन के 2 डिवीज़न अगर हम लोग शहरों और गाँव में करें, शहर और गांव, तो टोटल अपने उत्तराखंड के अंदर गांव में जो रहने वाली संख्या है वो 78.7% है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो डेटा है। और अगर शहरों में देखें तो अप्रॉक्स 21.3% हमारे का क्या है? शहरों के अंदर पॉपुलेशन रह रही है। ये ग्रामीण इलाके में है, समझे? अब इस गांव के रीजन को भी
अगर आप इस गांव के रीजन को भी देखें ठीक से, तो लगभग हमारे यहाँ पर इसको अगर डेटा को मैं ऐसा मान लूँ कि ये 100 लोग हैं, तो इन 100 में से अप्रॉक्स 74% गांव, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 74% गांव। अच्छा, गांव की बात आई तो मैं बता ही देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर टोटल 1575 15705 टोटल गांव है। इन गांवों को अगर हम 100% मान ले तो इसका लगभग 74% गांव ऐसे हैं जहां पर 500 लोगों से भी कम रह रहे हैं लोग। और ये 74% गांव कहाँ हैं? मैक्सिमम हमारे उसी प्राकृतिक क्षेत्र या फिर नेचुरल रीजन में है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, मतलब उस हिली रीजन की बेल्ट में है सबसे ज़्यादा, जो टोटल उत्तराखंड में अप्रॉक्स 86% है। आप ये बात समझ रहे होंगे, कहने के लिए गांव 15,705 हैं। इन 15,705 गांव में 74% 74% गांव ऐसे हैं जहां की पॉपुलेशन 500 लोगों से भी कम है। और ये लोग 74% लोग रह कहाँ रहे हैं? उन्हीं प्राकृतिक, उन्हीं हिली रीजन में रह रहे हैं जहां पर हम लोग अभी बात करके आए हैं। एक मोटा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि अच्छा इस तरीके से है, उस वाले रीजन में इतने हैं, इस वाले रीजन में इतने हैं। अब वो क्यों हैं इतने? कारण क्या बना भाई ऐसा कि वहां पर इतनी जमीन होने के बावजूद भी हम लोग इतना नहीं मतलब रह पा रहे हैं? ये एक छोटा सा आपको एक आइडिया दिया है। अब इस आइडिया के अंदर एक इस चीज को अभी यहां से थोड़ा सा समझ के चलते हैं तो इसको पीछे से हम लोग इंप्लीमेंट आसानी से करें। अगर हम लोग देखें कि भाई ये इतना बड़ा डिस्टरबेंस आया क्यों, उसके कारण क्या बने हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक है। अभी हम दोबारा पीछे आएंगे, हिस्ट्री में दोबारा आएंगे, ये ऐसा हुआ क्यों है। तो इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगभग 10 से 15 पॉइंट, 10 से 15 कारक फैक्टर काम करते हैं। अब वो क्या क्या है, एक दो तीन करके समझते हैं। जैसे हम लोग हिली रीजन में रह रहे हैं, हिली रीजन है और 86% के आसपास हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ों में जो है एक तरीके से जंगल है, और जंगलों में रहते क्या है, जंगली जानवर हैं। तो एक बड़ा कारण है जंगली जानवरों का अटैक करना, बड़ा कारण। अगर हम लोग देखें जो यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उनका जहां यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उन पर अटैक करना, एक बड़ा कारण यह है। अब एक गांव के अंदर एक चीता आया और उसने 3 लोगों को घायल कर दिया, जख्मी कर दिया, मार दिया। तो लोग क्या होंगे, भयभीत होंगे। वो लोग सोचेंगे यार यहाँ पर तो बहुत अटैक हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो पलायन की स्थिति भी बन जाती है। आगे की जो जनरेशन बनने वाली थी उस जगह पर, वो प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पर कम हो जाती है। वहीं कई कारणों में बड़े मतलब बड़ा एक कारण हम लोगों को देखने को मिला है, एक अंधविश्वास, जादू टोना टोटका वाला भी सीन यहाँ पर देखने को बहुत मिलता है। कहाँ? अपने इस रीजन में। यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स में आप लोग बाढ़ को देखते हैं, आप लोग एवलांच को देखते हैं। एवलांच मतलब बर्फ के ग्लेशियर नीचे घाटियों में गिरे, वहां लोग रह रहे थे और जान और माल की हानि देखने को मिली। वहीं आप लोग लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन को देखते हैं, लैंडस्लाइड्स को देखते हैं। सेम एज ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र से ज़मीन नीचे आई और ज़मीन के नीचे आने से जो घाटी में लोग रह रहे थे वहाँ पे उनको जान और माल की हानि देखने को मिली। बादल फटना,
ये कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और इसका तो एग्जाम्पल अभी 2013 का ही है। बहुत इतना जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसमें बादल फटने का एक बड़ा कारण था, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत लोग एक तरीके से ऐसे भी हैं जिनकी डेड बॉडी तक नहीं देखने को मिली हम लोगों को, कई सारे कारणों में। सेवेंथ, एक कारण महामारी का भी रहा है। महामारियों के भी कारण यहाँ पर देखने को मिले हैं। महामारी कहने का मतलब जैसे आप अभी कोरोना वायरस देख रहे हैं, ऐसी कई सारी महामारियां इस दौर से गुजरी हैं। किस दौर मतलब किस रीजन से? अपने इस उत्तराखंड वाले रीजन से। एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। यातायात जितना कम होगा उतना ज़्यादा लोगों का आवाजाही कम होगी, उतनी ज़्यादा वहाँ के डेवलपमेंट कम होगा, रिसोर्सेज उतने कम होंगे, तो लोग वहाँ से पलायन करने की कोशिश करेंगे, माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। आज भी अगर हम लोग देखें तो टोटल उत्तराखंड का लगभग 40% एरिया ऐसा है जहाँ पर हम इस चीज़ को पहुँचा ही नहीं पाए। अप्रॉक्स 60% एरिया पर ही हम लोग अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर पाए हैं। 40% आज भी ऐसा ही है। और बात समझना, अगर हम हिली रीजन के बारे में बात करें और उस हिली रीजन में सिर्फ 3 जगह की हम बात करें, पहली जम्मू कश्मीर, दूसरी हिमाचल प्रदेश और तीसरी उत्तराखंड, इन 3 रीजन को अगर एक यूनिट बना दें तो उसमें अकेली एक यूनिट ये ऐसी है जहाँ इतने बड़े रीजन, और इन तीनों में सबसे बड़ा जो रीजन है, एरिया है, वो उत्तराखंड का है, और इन तीनों में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की है। बट अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के रूप में एरिया को देखें तो वो भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा देखने को मिलता है इन तीनों के तीनों रीजन में। तो अगर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाए तो शायद यहाँ पर और भी प्रगति या फिर प्रोग्रेस हो सकती है। इतनी प्रोग्रेस वैसे बहुत है। नेक्स्ट, संचार, कम्युनिकेशन, संचार के साधन अच्छे हों, और एक और इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड का कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि आज देखो, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लगभग 78% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो हमारी गांव में रहने वाली है। अब गांव में रहने वाली पॉपुलेशन का मुख्य आधार आजीविका का कृषि ही होता है। अब व्यापार इतने बड़े नहीं है कि वहाँ पर कृषि को एक ऑप्शनल बनाया जा सके, एग्रीकल्चर को ऑप्शनल बनाया जा सके। दैट्स वाई इन रीजनों में पॉपुलेशन भी कम है। मैंने अभी बताया, देखो 74% के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन ही 500 लोगों से कम है। तो वो क्या दिखाता है कि डिपेंडेंसी जो पहले नेचर पर हुआ करती थी अब देखने को मिल नहीं रही, क्योंकि ऑप्शनल खोज लिया हम लोगों ने। और जीविका का जो साधन है, आजीविका का जो साधन है वो कृषि, वो उतनी नहीं है, या फिर जमीन कम है तो कहीं उपजाऊपन उसमें कम है। वहीं ट्रेड, व्यापार, ट्रेड बैरियर भी है। कभी पहले कम हुआ करता था तो अब ज़्यादा होने लगा। दैट्स वाई उन रीजन में पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ने लगा जहाँ ट्रेड ज़्यादा है। जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेस उत्तराखंड के अंदर ऐसी है, खेती नहीं है लेकिन ट्रेड बन गया है, व्यापार बन गया है वहाँ। तो व्यापार बना तो लोग आकर के बसने लगे, बसावट वहाँ पर होने लगी, माइग्रेट कर करके इधर उधर से वहाँ पर बसने लगे। आसपास के गांव जो उधर हुआ करते थे, गांव की जगह अब वो उन कस्बों की तरफ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज नगरों की संख्या भी लगभग बढ़ती 78 के आसपास हम लोग देख लेते हैं। इतनी संख्या बढ़ गई है, जिसमें 6 तो बहुत ही बड़े नगर हैं, रुड़की जैसे नगर है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, वो व्यापार के ऊपर देखने को मिलता है। तो एक तरीके से पॉपुलेशन भी डिपेंडेंसी व्यापार के ऊपर भी देखने को मिल रही है। वहीं उद्योग, इंडस्ट्री या औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिन जगह पर आपने इंडस्ट्री को पंप किया उन जगह पर सीधी सी बात है पॉपुलेशन आएगी, जनसंख्या आएगी, रहेगी, खाएगी पिएगी, मौज लेगी और सदाबहार, है ना। उद्योग, उसके साथ साथ 13 पॉइंट इम्पोर्टेंट,
जल की उपलब्धता, प्रेजेंस, जल की उपलब्धता। पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो गांव अगर हम लोग देखें ठीक से, भाई मोस्टली जो पानी का जो रिसोर्स होता है हम लोग अगर प्लेन रीजन में तो ज़मीन से निकाल करके पी रहे हैं, बट आप पहाड़ों में जाओगे तो कहाँ नल लगाओगे, सोचने वाली बात है ना। तो पानी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि पानी यार 78% आपकी बॉडी बनी इस चीज़ से है, तो पानी तो चाहिए आपको। एक बहुत बड़ा कारणों में एक बड़ा कारण पानी की जो है अनुपलब्धता भी रहा है, बट अब हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने पाइप के थ्रू अलग अलग गाँव को जोड़ने का भी काम किया हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर काम करता है जलवायु। जलवायु मतलब क्लाइमेट, और इस जलवायु के अंदर आप वर्षा, बारिश, आप इसके अंदर हिमपात, आप स्नोफॉलिंग भी देखते हैं, आप इसके अंदर सूर्य ताप, आप सन रेज के बारे में भी देखते हैं, इंसुलेशंस के बारे में भी देखते हैं। ये सब जलवायु के फैक्टर, जहाँ जहाँ पर जिस तरीके की जलवायु का प्रभाव पड़ेगा उस प्रकार की वहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलेगा। आप उन इलाकों में बहुत कम रहोगे जहाँ पूरे साल भर जल भराव रहता है, सीधी कॉमन सी बात है, आप वहाँ पर इतने नहीं रह पाओगे। जल भराव में कहाँ रहोगे, मच्छर इतने होंगे कि आपको साफ कर देंगे वो, मलेरिया इतना होगा कि आप बीमारी से ही ग्रस्त हो जाओगे, आगे की पीढ़ियाँ तक नहीं फल फूल पाती हैं। तो ये डिपेंड करता है। स्नोफॉल, आप ऐसे इलाके में नहीं रह सकते जहाँ पूरे साल भर बर्फ ही बर्फ जमा है, नहीं रह पाओगे। वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर भी, जलवायु के ऊपर भी। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, 14 फैक्टर ऐसे हैं जो सीधा सीधा आपकी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपको थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया होगा। अब हम दोबारा पहुंचते हैं अपने उसी पार्ट पर। हम लोगों ने बात की थी तुलनात्मक में, हम लोग एंशिएंट वाले के बारे में बात कर रहे थे, और इस एंशिएंट में हम लोग ये बात कर चुके थे कि भाई पहले डिपेंडेंसी कैसे थी और अब डिपेंडेंसी कैसे है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना डिपेंडेंसी का मतलब क्या मैं बोला था। वो सब जो फैक्टर थे वो फैक्टर अब इस आदमी को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इसके ऊपर इतना प्रभाव ही नहीं पड़ता था। कोई बात नहीं, बारिश आ रही है चली जाएगी, कोई बात नहीं, व्यापार है नहीं है कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी इन चीज़ों पर थी। अब डिपेंडेंसी यहाँ से हट करके वो डिपेंडेंसी कहीं और पहुंच गई है। दैट्स वाई इसके ऊपर वो फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग के यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई यार? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, और फिर एक करंट सिनेरियो से एक मोटा सा ओवरव्यू हम लोगों ने लेके देखा। अभी तक हम लोग, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, टॉपिक बहुत बड़ा है, मज़ा आएगा आगे। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट इसका देखा है। एक पार्ट भी कौन सा? ये वाला पार्ट। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट, सॉरी ये तो हम लोगों ने कंपेयर करके देख लिया, हम लोग चलेंगे इसके इस शासन वाले पार्ट पर, इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट पर, जहाँ से मेन चीज़ हमारी शुरू होगी। अभी तो एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, बैलेंसिंग ग्राउंड। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।